हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं बीकॉम फाइनल ईयर के लिए। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप बीकॉम फाइनल ईयर में आ गए। इसके लिए ये एफएम सब्जेक्ट से हम बात करते हैं। फर्स्ट पेपर है अपना वित्तीय बाजार परिचालन और सेकंड पेपर रहेगा वित्तीय प्रबंध। आज हम बात करेंगे वित्तीय बाजार परिचालन से। पहला चैप्टर लेते हैं इसमें। फर्स्ट चैप्टर अपना है भारत में वित्तीय बाजार। सबसे पहले देखते हैं वित्तीय बाजार क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। वित्तीय बाजार क्या होता है? वित्तीय बाजार एक ऐसी संस्था होती है जहाँ पर वित्तीय संपत्तियों का क्रय विक्रय किया जाता है। एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाती है जिससे वित्तीय संपत्तियों का आसानी से क्रय विक्रय किया जा सकता है, खरीद फरोख्त हो सकती है। वित्तीय संपत्तियाँ क्या होती है? वित्तीय संपत्तियाँ होती है जमा, स्टॉक, ऋण, बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियाँ, चेक आदि। ये सभी जो भी अंश वगैरह खरीदे जाते हैं, ये सब क्या है? वित्तीय परिसंपत्तियाँ, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना पैसा निवेश कर सकता है और उस निवेश के बदले में वो ब्याज और लाभांश के रूप में आय प्राप्त कर सकता है। तो ये है वित्तीय परिसंपत्तियाँ। और वित्तीय बाजार में कौन कौन से व्यक्ति कार्य करते हैं? देखिए, ऐसे व्यक्ति जो ये प्रतिभूतियाँ खरीदने में आपकी विनिवेशक की मदद करते हैं, जिसमें दलाल हो सकते हैं, व्यापारिक बैंक हो गए, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं भी इस प्रकार का कार्य करती है। स्वीकृति गृह, म्यूचुअल फंड, कटौती और बट्टा गृह, ये सारे ही क्या हैं? इस बाजार में कार्य करने वाली संस्थाओं में सम्मिलित किए जाते हैं। इनके माध्यम से कोई भी व्यक्ति इन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर सकता है। तो ये वित्तीय बाजार एक ऐसी संस्था हो गई जहाँ पर एक व्यक्ति, एक निवेशक अपनी पूंजी का निवेश कर सकता है या अपनी प्रतिभूतियों का विक्रय करके वो पैसा प्राप्त कर सकता है। और इन संस्थाओं के माध्यम से कर सकता है जो मैंने आपको बताई थी अभी अभी। दलाल, व्यापारिक बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियां आदि खरीद सकता है, चेक खरीद सकता है, चेक आदि इसमें सम्मिलित होते हैं, ऋण पत्र वगैरह खरीद सकता है। तो ये सारी वित्तीय प्रतिभूतियां इसमें सम्मिलित की जाती है। तो ये वित्तीय बाजार एक प्लेटफॉर्म हो गया वित्तीय दावों के क्रय विक्रय के लिए। अब आगे देखते हैं हम देखते हैं वित्तीय बाजार का वर्गीकरण। वित्तीय बाजार का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? देखिए, वित्तीय बाजार को कितने भागों में हम विभक्त कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें देखिए आप, हम वित्तीय बाजार में इसको डिवाइड कर सकते हैं प्राथमिक और सहायक बाजार में, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार के रूप में, संगठित बाजार और असंगठित बाजार के रूप में, औपचारिक बाजार और अनौपचारिक बाजार में, ऋण बाजार और वित्तीय सेवा बाजार। तो इस प्रकार से ये डिवाइडेशन हम देख सकते हैं कि इसका वर्गीकरण किस आधारों पर किया जा सकता है। अब प्राथमिक और सहायक बाजार क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, मुद्रा और पूंजी बाजार क्या है, उनमें क्या अंतर है, ये या संगठित और असंगठित बाजार आखिर होता क्या है, इसमें क्या अंतर होता है, ये हम इसमें आगे पढ़ते हैं। तो देखिए आप, प्राथमिक और सबसे पहले हम फर्स्ट लेते हैं प्राथमिक और सहायक बाजार। प्राथमिक बाजार और सहायक बाजार क्या होता है? देखिए, सबसे पहले देखते हैं प्राथमिक बाजार। प्राथमिक बाजार क्या है? एक ऐसा बाजार होता है जहाँ पर नई निर्गमित प्रतिभूतियों का क्या किया जाएगा? क्रय विक्रय किया जाता है। नई निर्गमित प्रतिभूतियों से यहाँ पर क्या तात्पर्य हुआ? जिस प्रकार से एक कंपनी ने किसी भी प्रकार का ऋण पत्र या अंश जारी किए और उन्होंने वो सारे खरीदने के लिए जनता को डायरेक्ट जनता में निर्गमित कर दिए कि आप डायरेक्ट इनको खरीद सकते हैं हमारे से, उनको ऑफर दिया। तो ये क्या कहलाता है? प्राथमिक बाजार। यानी कि कंपनी से डायरेक्ट किसने खरीदे? जनता ने खरीद लिए। जिस भी निवेशक को चाहिए, तो ये इसमें कोई भी मीडिएटर नहीं है कंपनी के बीच में और निवेशकर्ता के बीच में, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम? प्राथमिक बाजार। नई प्रतिभूतियां हैं, प्रथम बार निर्गमित हुई है, तो इसे एक तो डायरेक्ट दोनों का क्या है, लेन देन हुआ, तो प्रत्यक्ष बाजार भी कहा जाता है, क्योंकि कंपनी और निवेशक के बीच में कोई भी और अन्य व्यक्ति नहीं है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से लेन देन हुआ, इसे प्रत्यक्ष बाजार भी कहा जाएगा। और नया निर्गमन बाजार, न्यू इशू मार्केट, और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि प्रारंभिक जन प्रस्ताव भी इसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये प्राथमिक बाजार कहलाता है। सेकंड आते हैं सहायक बाजार। सहायक बाजार क्या होता है? ध्यान दीजिए, सहायक बाजार ऐसा बाजार होता है जहाँ पर पहले से ही निर्गमित प्रतिभूतियों का दोबारा क्रय विक्रय किया जाए। यानी कि पहले से किसी ने खरीद रखी है, अब उन्हीं प्रतिभूतियों को वो व्यक्ति बेचे किसी और व्यक्ति को, तो वो क्या हो जाएगा? सहायक बाजार। जैसे कि
एक कंपनी ने जब निर्गमित की प्रतिभूति को उसे किसी ने एक्स व्यक्ति ने खरीद लिया। अब एक्स व्यक्ति यदि उसे पुनः किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय करता है, या कोई अन्य व्यक्ति पुनः एक्स व्यक्ति से क्रय कर रहा है, या जो वाई क्रय कर रहा है वो एक्स से क्रय कर रहा है, कंपनी से नहीं कर रहा, तो ये क्या हो गया, एक सेकंड अप्रत्यक्ष व्यवहार हो गया, यानी कि पहले से निर्गमित प्रतिभूतियों का व्यवहार हो गया। विद्यमान प्रतिभूतियों में व्यवहार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, द्वितीयक बाजार, सेकेंडरी मार्केट। डायरेक्ट कंपनी से नहीं खरीदा है इसलिए इसे क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष बाजार भी इसे कहते हैं। तो अपना जो क्वेश्चन बनता है वो इसी प्रकार से बनता है, या तो दोनों में अंतर पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि प्राथमिक बाजार और सहायक बाजार में क्या अंतर होता है, तो मेन अंतर मैंने आपको बता दिया। प्राथमिक बाजार में क्या होता है, नई प्रतिभूतियों का व्यवहार होता है, जबकि सेकेंडरी मार्केट या सहायक बाजार में क्या होता है, पहले से निर्गमित प्रतिभूतियों का व्यवहार किया जाता है। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस हो गया। या क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि नए निर्गमन बाजार से आप क्या समझते हैं, प्रारंभिक जन प्रस्ताव क्या होता है, तो उस समय आपको यही बताना है कि ऐसा प्रस्ताव जिसमें कंपनी डायरेक्ट पब्लिक को ऑफर करे कि आप प्रतिभूतियां क्रय कर लीजिए, तो प्रारंभिक जन प्रस्ताव कहलाता है, जो प्राथमिक बाजार की एक क्रिया है। ठीक है, ये हो गया पहला अपना पोर्शन, प्राथमिक बाजार और सहायक बाजार। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें सेकंड डिवाइडेशन है इसमें मुद्रा एवं पूंजी बाजार। मुद्रा और पूंजी बाजार क्या है, देखिए मुद्रा बाजार क्या होता है, देखिए दो प्रकार की प्रतिभूतियां होती है। एक प्रतिभूति होती है जो बहुत ही अल्प समय के लिए जारी की जाती है, यानी कि कुछ महीनों के लिए, 1 महीना, 15 दिन, 2 महीने, 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, तो ये कहलाती है अल्पकालीन प्रतिभूतियाँ, जो बहुत कम अवधि के लिए, अल्प अवधि के लिए जारी की जाती है। और कुछ प्रतिभूतियाँ ऐसी होती है जो बहुत लंबे समय के लिए जारी की जाती है। इसमें क्या हो जाता है, जैसे ऋण पत्र हो गए, बॉन्ड हो गए, अंश पत्र हो गए, तो वो लंबे समय के लिए हैं। तो दो चीज़ें हो गई टाइम पीरियड के आधार पर। तो मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार का जो डिवाइडेशन किया गया है मेन, वो किया गया है अवधि के आधार पर। ठीक है, तो मुद्रा बाजार एक ऐसा बाजार हो गया जिसमें अल्पकालीन वित्तीय परिसंपत्तियों का क्रय विक्रय किया जाता है, और ये परिसंपत्तियां कितने समय के लिए निर्गमित होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए, मैक्सिमम 1 ईयर, इससे कम हो सकती है पर मैक्सिमम 1 ईयर से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसीलिए ये मुद्रा बाजार ऐसा बाजार हो गया जहाँ पर अल्पकालीन परिसंपत्तियों का क्रय विक्रय किया जाता है। अल्पकालीन परिसंपत्तियाँ क्या हो गई, जितने भी आपने बिल सुने हैं, विनिमय विपत्र जो आते हैं, जिसमें प्रतिज्ञा पत्र, बिल, विनिमय विपत्र, चेक, हुंडी, याचना मनी यानी कि मांग मुद्रा, ये सारी किसमें आती है, ये सारे मुद्रा बाजार के व्यवहार कहलाते हैं। बहुत कम समय के लिए अंतर बैंक जमा हो गई, यानी कि बैंकें आपस में जो लेन देन लेती है मुद्रा का, कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए हो सकता है, कुछ दिन के लिए हो सकता है। तो ये सारे जो लेन देन हुए, ये किसके लेन देन है, ये मुद्रा बाजार के लेन देन हो गए, जिसमें बहुत ही अल्पकाल के लिए परिसंपत्तियों का लेन देन किया जाए। और यदि यही सौदे बहुत दीर्घ अवधि के हैं, यानी कि 1 वर्ष से अधिक अवधि के हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सारे क्या कराएंगे, पूंजी बाजार के उपकरण या पूंजी बाजार के व्यवहार। तो इस प्रकार से पूंजी बाजार क्या हो गया, एक ऐसा बाजार जहां पर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय और लेन देन किया जाता है। अब इन दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में हम क्या सम्मिलित करते हैं, ऋण, जमा, सरकारी बॉन्ड, स्टॉक, ये सारे व्यवहार किसमें सम्मिलित होते हैं, ये दीर्घकाल के लिए किए जाते हैं, इसलिए ये पूंजी बाजार के व्यवहार कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये सेकंड डिवाइडेशन हो गया था वित्तीय बाजार का, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में। अगला विभक्तिकरण हम देखते हैं, अगला वर्गीकरण हम देखते हैं क्या है। अगला वर्गीकरण आप देखिए, संगठित एवं असंगठित बाजार। देखिए संगठित बाजार क्या होता है और असंगठित बाजार क्या होता है। संगठित बाजार यानी कि जिनका एक संगठन है, एक रीति नीति है, उस आपस में सहयोग है, कुछ रीति नीति नियमों से, कायदों से, कानून के आधार पर कार्य कर रहे हैं। जैसे कि ये स्कंद विनिमय केंद्र हो गए, तो उनके कुछ नियम होती है, उन्हीं के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, कुछ नीतियाँ निर्धारित होती है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। बैंकिंग संस्थाएं हो गई, ये ठीक है ना, जिसमें व्यापारिक बैंक भी आते हैं, अन्य बैंक भी होते हैं। तो ये सारे बैंक अपने एक नियमों के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं, नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। जीवन बीमा निगम है, सामान्य बीमा निगम है, ये सारे किस में सम्मिलित किए जाते हैं, संगठित। म्यूचुअल फंड्स हैं, ये सारे संगठित बाजार हैं। तो इनके आधार, इन संस्थाओं द्वारा, जिसमें आपके मैंने बता दिया LIC,
जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम, म्यूचुअल फंड कंपनियां या व्यापारिक बैंक हो गए, स्कंद विनिमय केंद्र हो गए, ये सारे जब व्यवहार इनके माध्यम से जब व्यवहार किया जाता है या इन केंद्रों में जब व्यवहार किया जाता है तो वो सारे व्यवहार क्या होता है, संगठित बाजार। वो सारे किस में सम्मिलित किए जाएंगे, संगठित बाजारों में। ये पूरा मार्केट क्या कहलाएगा, संगठित बाजार। और अगला डिवाइडेशन हम करते हैं असंगठित बाजार में। अब असंगठित बाजार क्या हो गया, इन क्षेत्रों के अलावा जितना भी कार्य है, एक ऐसे क्षेत्र में कार्य करना जिसका अपना कोई संगठन नहीं है, कोई नीति नियम निर्धारित नहीं है, तो वो क्या कहलाते हैं, असंगठित बाजार। आपने देखा होगा जनरली मार्केट में जो साहूकार महाजन हैं, जितने भी इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, साहूकार महाजन जो ऋण देने का काम करते हैं, सराफ है, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे असंगठित बाजार है। इनके अपने नियम कायदे कानून है, हर व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग ब्याज दर ले रहा है, अपने अकॉर्डिंग ब्याज दे रहा है, उसके नियम अलग हैं, कोई कितना मतलब किसी भी आधार पर वो अपना कार्य कर सकते हैं, उनके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नियंत्रण नहीं है, अपने अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, तो उनका इस प्रकार से कोई संगठन नहीं है, इसलिए वो क्या कहलाता है, असंगठित बाजार। तो अगला हमने डिवाइडेशन किया है इसमें संगठित बाजार और असंगठित बाजार में। संगठित बाजार वह बाजार जिसका एक संगठन है, एक संगठन निश्चित नियम है, नीतियां हैं, और असंगठित बाजार जिसका कोई नीतियां नियम निर्धारित नहीं है, सब अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, फ्री है सब, जिस पर कोई किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो कहलाता है असंगठित बाजार। अगला वर्गीकरण देखते हैं हम, औपचारिक बाजार एवं अनौपचारिक बाजार। अब देखिए औपचारिक बाजार क्या हो गया, औपचारिकताएं क्या होती है, जब एक विधान के अनुसार कोई कार्य किया जाए, जिसके निश्चित नियम है, शर्तें हैं, कानून है, अगर उसके अकॉर्डिंग कोई काम होगा, किसी भी प्रकार का लेन देन होगा, सौदा होगा, क्रय विक्रय होगा, तो वो क्या कहलाएगा, औपचारिक बाजार। कोई भी लेन देन हो रहा है, एक निश्चित नियम हो गए, कागजी कार्यवाही पूरी हो गई, उसमें उसके कानून निर्धारित है, नियम निर्धारित है, शर्तें निर्धारित है, उसके अनुसार जब कार्य किया जाएगा, लेन देन किया जाएगा या वित्तीय व्यवहार किया जाएगा, तो वो सारे किस में सम्मिलित किए जाएंगे, ये सारे व्यवहार सम्मिलित किए जाएंगे औपचारिक बाजार में। और जबकि इसके विपरीत अनौपचारिक बाजार क्या हो गया, एक ऐसा बाजार हो गया जिसके कोई नियम निर्धारित नहीं है, कोई शर्तें नहीं है, किसी प्रकार का कोई कानून उनके लिए निर्धारित नहीं है, तो वो बाजार क्या कहलाते हैं, अनौपचारिक बाजार। जैसे कि आपस में मित्रों ने लेन देन कर लिया, ठीक है, एक मित्र ने दूसरे मित्र से कोई प्रतिभूति खरीद ली, कोई शेयर खरीद लिए, या आपस में देखिए किसी रिश्तेदारी में हमने कोई पैसा उधार दे दिया, ले लिया, किसी मित्र से ले लिया, दे दिया, तो उसके लिए कोई कानून निर्धारित नहीं होता, हम अपने आप से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस प्रकार का कार्य करते हैं, तो वो क्या हो गया, अनौपचारिकताएं हैं, उसमें किसी भी प्रकार की औपचारिकता नहीं होती, किसी प्रकार का नियम और शर्त निर्धारित नहीं होती, एक आपसी प्रेम भाव से हमने वो काम किया है, इसलिए ये सारी क्रियाएं क्या कहलाती है, अनौपचारिक बाजार की क्रियाएं, ये सारे व्यवहार अनौपचारिक बाजार के व्यवहार कहलाते हैं। तो इस प्रकार से दोनों डिवाइडेशन क्लियर हो गए, औपचारिक बाजार और अनौपचारिक बाजार। जिसके जो नियम शर्तें और कानून के अनुसार काम करेगा वो औपचारिक बाजार में है, और इसके विपरीत जो इस प्रकार से नियम और शर्तों के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, जिसपे किसी प्रकार का विधान नहीं है, कानून नहीं है, वो कहलाएगा अनौपचारिक बाजार, आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कार्य करता है। अगला विभाजन हम देखते हैं इसमें, ऋण बाजार। ऋण बाजार क्या होता है, जिसमें ऋणदाता ऋणी को एक निश्चित अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराता है तथा बदले में उसे ब्याज और मूलधन की राशि प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत बैंक जमा, सरकारी बॉन्ड, औद्योगिकीकरण ऋण पत्र, प्रतिभूतियां, समता एवं पूर्वाधिकार अंश आदि उपकरणों का उपयोग होता है। इस बाजार में विनियोगकर्ता अपनी वस्तुओं का विनियोग करता है। सीधी सी बात है, एक ऐसा बाजार जहां पर ऋणदाता किसी भी आवश्यकता जिस व्यक्ति को है, यानी कि ऋणी को, उसको क्या करता है, एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए पैसा देता है, ऋण के रूप में उधार देता है। जब ऋण के रूप में देता है तो ऋणदाता को क्या प्राप्त होगा, उसको प्राप्त होगा ब्याज। अपने ब्याज प्राप्ति के लिए कोई भी व्यक्ति जब ऋण देगा तो उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसके बदले में कुछ प्राप्त करना, और ऋण के बदले में क्या प्राप्त होता है, ब्याज। तो सीधा सा है, ऋण बाजार एक ऐसा बाजार हो गया जहाँ पर ऋणदाता ऋणी की सुविधा के लिए उसे पैसा उधार देता है, बदले में वो ब्याज प्राप्त करता है। और यदि ये व्यवहार प्रतिभूतियों के रूप में किए जा रहे हैं जिसमें समता प्रतिभूति और पूर्वाधिकार अंश सम्मिलित है, तो लाभांश के रूप में भी प्राप्त हो सकता है। ये मैंने आगे दिया, आपके देखिए लिखा हुआ, इसके अंतर्गत बैंक जमा, सरकारी बॉन्ड, औद्योगिकरण ऋण पत्र,
प्रतिभूतियाँ, समता एवं पूर्वाधिकरण अंश आदि उपकरणों का उपयोग होता है। तो इस प्रकार से यदि अंशों का उपयोग होता है तो उनके बदले में लाभांश प्राप्त हो जाता है, और ऋण पत्रों और बॉन्ड का प्रयोग किया गया है तो उसके बदले में क्या प्राप्त हो जाएगा, ब्याज प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ऋण बाजार एक निवेश का एक बहुत अच्छा सा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है, निवेश के लिए एक उपलब्ध करवाता है कि एक व्यक्ति वहाँ जाकर आसानी से अपना निवेश कर सकता है। ये एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति क्या कर सकता है, वहाँ से पैसा प्राप्त करके अपना व्यवसाय कर सकता है। तो इस प्रकार से ऋणी और ऋणदाता दोनों को ही सुविधा हो जाती है, एक का पैसा इन्वेस्ट हो जाता है और ऋणी को ऋण के रूप में पैसा प्राप्त हो जाता है, जिससे वो अपनी व्यावसायिक गतिविधियाँ आसानी से कर सकता है। तो इस प्रकार से ये अगला विभाजन हुआ ऋण बाजार के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं हम वित्तीय सेवा बाजार। अब वित्तीय सेवा बाजार क्या होता है, ठीक है। वित्तीय सेवा बाजार क्या हो गया, इस बाजार में विभिन्न पक्ष जिनमें व्यापारिक बैंक, शेयर दलाल, मर्चेंट बैंकर्स, कमीशन एजेंट, अभिगोपन करने वाली संस्थाएं, वित्तीय संस्थाएं अपने ग्राहकों की ओर से कार्य करती है। यह संस्थाएं एक निश्चित शुल्क लेकर प्रतिभूतियों के विक्रय की जिम्मेदारी उठाती है। तो इस प्रकार से वित्तीय सेवा बाजार क्या हो गया, जो वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है, ठीक है। अब ये वित्तीय सेवाएं कौन प्रदान करता है, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो दलाल हैं या व्यापारिक बैंक हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं, कोई कमीशन एजेंट है, अभिगोपक हो गया, या ऐसी संस्थाएं जो अभिगोपन का कार्य कर रही है। ये सारी संस्थाएं क्या करती है, अपने ग्राहकों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है, यानी कि उनकी वित्तीय व्यवहारों का लेन देन करती है, क्रय विक्रय करती है। और बदले में इन संस्थाओं को क्या प्राप्त हो जाता है, बदले में इन संस्थाओं को प्राप्त होता है कमीशन। जो भी कमीशन निश्चित हो गया है वो इनको अपने लाभ के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो वित्तीय बाजार का अगला वर्गीकरण क्या हो गया, वित्तीय सेवा बाजार के रूप में, ठीक है। तो जहाँ पर जो संस्थाएं वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है वो इसमें सम्मिलित की जाती है, ठीक है। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। व्यापारिक बैंक हो सकते हैं, शेयर दलाल, मर्चेंट बैंकर्स, कमीशन एजेंट, अभिगोपक, ये सारे इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये हमने क्या देखा आज, ये सारा हमने देखा वित्तीय बाजार का वर्गीकरण हम किस आधार पर कर सकते हैं, वित्तीय बाजार क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, और वित्तीय बाजार का वर्गीकरण किस आधार पर कर सकते हैं। तो एक तो टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया कि इस तरह से क्वेश्चन बनता है, वित्तीय बाजार को समझाइए, तो वित्तीय बाजार का अर्थ और आपको वर्गीकरण देना है, ठीक है। और अलग अलग इनमें से क्वेश्चन बन सकता है, इस वर्गीकरण में से भी एक सेपरेट क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्राथमिक बाजार क्या है, सेकेंडरी मार्केट द्वितीयक बाजार क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक बाजार में क्या अंतर हो सकता है, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बनता है कि यह मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार क्या होता है। ये क्वेश्चन तो हर साल हर प्रत्येक वर्ष आता है, तो ये हमें ध्यान रखना है अलग अलग का क्या मीनिंग है और उनमें क्या मुख्य अंतर क्या है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा इस लेक्चर में, इस वीडियो में हमने देखा कि वित्तीय बाजार का अर्थ क्या है और वित्तीय बाजार का वर्गीकरण किस आधार पर हम कर सकते हैं। इसके आगे का ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं है, इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जाने से पहले लर्न एट होम कैंपेन, स्टे होम स्टे सेफ, टेक ऑनलाइन क्लासेस, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विथ योर स्टडी। इम्पॉर्टेंट, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है हमें अपनी स्टडी से, घर रहकर भी पढ़ाई करनी है। आप सभी को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें इसी के साथ में, शुभकामनाओं के साथ में, और इसी उम्मीद के साथ कि आप घर रहेंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू, बाय।